काल्म योर थॉट्स। एक कहावत है, मन की लड़ाई दुनिया से बड़ी होती है, क्योंकि बाहर का शोर तो बंद हो जाता है, लेकिन भीतर का शोर तब तक गूंजता रहता है जब तक हम उससे बात करना न सीख लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काल्म योर थॉट्स। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप स्ट्रेसिंग, स्टॉप स्पायरलिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बुक बाय निक ट्रेंटन के बारे में। रात के करीब 1 बजे हैं। कमरा शांत है, बाहर कोई आवाज नहीं, लेकिन आपके अंदर सब कुछ शोर मचा रहा है। आप बिस्तर पर लेटे छत को देखते हैं और अचानक वही पुराना सवाल फिर से दिल में चुभ जाता है। मैंने जो कहा वो गलत तो नहीं था? आप करवट बदलते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक थॉट जाता है, दूसरा आता है, तीसरा पीछे से धकेल देता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पूरा दिमाग तेजी से भागने लगा है, जैसे किसी ने अंदर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। नींद कहीं दूर चली जाती है और बस वही बेचैनी, वही बेचैन करता हुआ सोच आपके अंदर गूंजती रहती है। थोड़ी ही देर में दूसरा विचार भी दरवाजा खटखटाता है। अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? अभी आप इस डर से निकले भी नहीं होते कि तीसरा थॉट एक तलवार की तरह सामने आ जाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या मैं उन्हें बेवजह नाराज तो नहीं कर रहा? कहीं मैं बहुत ज्यादा परेशान करने वाला तो नहीं हूं? धीरे धीरे आपकी सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें घबराहट की तरह उभरने लगती हैं और आपका माइंड ऐसी रफ्तार पकड़ लेता है जैसे किसी ने भीतर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। चारों तरफ अंधेरा है, कमरा वैसा ही है, लेकिन जो लड़ाई चल रही है वह आपके भीतर है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें केवल आप हैं, आपके विचार हैं और उन विचारों का बोझ है जो कभी खत्म नहीं होता। यही वह इमोशनल बैटलफील्ड है जहां से निकलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। इसी दुनिया से हमें बाहर लाने के लिए निक ट्रेंटन अपनी किताब काल्म योर थॉट्स लेकर आते हैं। ये किताब सिर्फ ओवर थिंकिंग के बारे में नहीं है, यह हमारे माइंड के उन गहरे कोनों का रास्ता दिखाती है जहां हमारी अनकही चिंताएं, दबे हुए डर, अनदेखे घाव और रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव छिपे बैठे रहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग कोई दोष नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक पैटर्न है, एक आदत जो धीरे धीरे बनती है और फिर चुपचाप हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर लेती है। निक ये नहीं कहते कि हम थॉट्स को रोक दें, वे कहते हैं कि हमें उन्हें समझना होगा, उनकी भाषा सीखनी होगी और फिर धीरे धीरे उन्हें इतना शांत करना होगा कि वे हमारी जिंदगी को चलाने की बजाय हमारी जिंदगी में जगह भर लें। जैसे हल्की हवा का झोंका, जैसे कोई छोटी सी फुसफुसाहट जो धमकी नहीं देती बल्कि समझाती है। काल्म योर थॉट्स एक ऐसी गाइड है जो हमें बताती है कि स्ट्रेस को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, मेंटल स्पाइरल से बाहर कैसे निकला जा सकता है और आखिरकार ये समझा जा सकता है कि जीवन इंतजार नहीं करता। जीवन वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने मन को पहली बार शांत करना सीखते हैं। सेक्शन 1, आपका जो दिमाग है वो एक दोस्त या एक कैदी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, हंसता है, काम करता है, लोगों से बातें भी करता है। लोग उसे कहते थे, यार तू बड़ा स्मार्ट है, बड़ी तेज दिमाग वाला है। लेकिन उसे पता था कि सच क्या है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। वह लड़का खुद से अक्सर मजाक में कहता था, अगर ओवर थिंकिंग ओलंपिक में खेल होता तो मैं गोल्ड मेडल ला आता। और सुनने में ये लाइन मजेदार लगती है, लेकिन उसके लिए ये एक कड़वी सच्चाई भी थी। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग एक पर्सनैलिटी नहीं, एक आदत है। और मजे की बात यह है कि यह आदत चुपचाप कदम दर कदम हमारे भीतर जन्म लेती है। पहले एक छोटा सा डाउट आता है, जैसे क्या मैंने सही बोला? फिर हम उस डाउट को पकड़ लेते हैं, उसे पलट पलट कर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसेक्ट करते हैं और फिर दिमाग कहता है, चलो अब इसका वर्स्ट केस भी इमेजिन कर लेते हैं। और हम उस वर्स्ट केस को इतनी बार रिप्ले करते हैं कि एक समय बाद हम उसे सच मान बैठते हैं। यहीं से मेंटल स्पाइरल शुरू होता है, वो स्पाइरल जो हमारी एनर्जी पी जाता है, कॉन्फिडेंस खा जाता है और डिसीजन लेने की क्षमता को चुपचाप चुरा लेता है। निक एक ज़बरदस्त लाइन कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। यानी जो विचार आपके मन में आते हैं, आप वो नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो उन विचारों को देख सकता है, समझ सकता है और चाहे तो उन्हें दूर भी कर सकता है। इमेजिन करो जैसे कोई मूवी आपके सामने चल रही है,
और आपको ऑप्शन दिया गया हो कि आप चाहें तो स्क्रीन से बाहर भी आ सकते हैं। थॉट्स आते रहेंगे, उनका काम आना है, लेकिन कब रुकना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, ये पावर आपके हाथों में है। अब ज़रा सोचकर देखिए कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई कि आप खुद भी हैरान रह गए। जैसे किसी ने आपकी बात पर रिप्लाई नहीं किया और आपका दिमाग तुरंत बोला, बस अब ये मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम थॉट्स को बस देखते नहीं, हम उनसे चिपक जाते हैं, उन्हें सच मान लेते हैं और फिर भावनाएं उन थॉट्स को फ्यूल देने लगती हैं। लेखक निक कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत तब होती है जब आप महसूस करते हैं कि आपका माइंड आपका मालिक नहीं, आपका टूल है। जब आप अपने थॉट्स को पकड़कर पूछते हैं, ठीक है भाई, तू आया है, पर तू सच है भी या नहीं। यही अवेयरनेस, यही दूरी ओवर थिंकिंग को कमज़ोर करती है। किताब यही सिखाती है, दिमाग को दुश्मन बनाकर नहीं, उसे समझकर, उसे दोस्ती करके हम अपनी इनर पीस वापस पा सकते हैं। सेक्शन 2, माइंड की दौड़ बंद नहीं होगी, पर आप बीच में ब्रेक लगाना सीख सकते हैं। आप आराम से बैठे हैं, फ़ोन पास में रखा है, किसी को मैसेज किया और जवाब नहीं आया। पहले दिमाग फुसफुसाता है, कोई बात नहीं, वो शायद काम में होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही दिमाग नाटक शुरू कर देता है, अरे नहीं, उसने देखा ही नहीं होगा, या देखा और जानबूझकर इग्नोर कर दिया, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया। ये जो अचानक सीन बदल जाता है, यही वे जगह है जहां पॉज का जादू काम में आता है। पॉज का मतलब ये नहीं कि आप खुद को ज़बरदस्ती रोक लें या दिमाग को झापड़ मारकर चुप करा दें। पॉज का असली मतलब है वह 1 सेकंड की साफ सुथरी जगह जहां आप अपने विचारों को पकड़ते नहीं, उनसे लड़ते भी नहीं, बस उन्हें ऐसे गुजरते देखते हैं जैसे खिड़की से बाहर बादल गुजरते हो। बादल आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। ना आप उन्हें रोक पाते हैं, ना आपको रोकने की ज़रूरत है। जब आप अपने थॉट्स को सीधे रिएक्शन देने की बजाय ऑब्जर्वर की नज़र से देखते हैं तो उनकी शक्ति आपके ऊपर से कम होने लगती है। आप उस जाल में नहीं फंसते जिसमें पहले फंस जाते थे। आप खुद से कम और अपनी इमेजिनेशन के वर्जन से ज़्यादा लड़ते थे। पॉज उस लड़ाई को बंद कर देता है। और सच बताऊं, दिमाग कभी कभी किंडरगार्टन के बच्चे जैसा बर्ताव करता है। थोड़ी देर चुप, थोड़ी देर शैतानी। पॉज बस इतना कहता है, ठीक है बेटा, मचाओ मस्ती, मैं बस खड़ा रहकर देख रहा हूं। जैसे ही आप यह रिलैक्स्ड एटीट्यूड अपनाते हैं, थॉट की ड्रामेबाजी अपने आप शांत होने लगती है। यही इसकी खूबसूरती है। कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा रुक कर देखना है। पॉज को प्रैक्टिकल बनाना आसान नहीं, पर संभव है। इसे आप किसी स्किल की तरह समझिए जिसे रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगले बार जब कोई चिंताजनक विचार आए तो खुद से बोलिए, रुको, मैं इसे अभी जज नहीं करूंगा, मैं इसे नोट कर रहा हूं। यह एक छोटा सा शब्द है, पर असर गहरा है, क्योंकि यह दिमाग को बताता है कि अब उसका काम सिर्फ पास होकर जाना है, हमला नहीं करना है। थोड़े दिनों में यही शब्द आपके हैबिचुअल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है और आप नोटिस करेंगे कि वही विचार पहले जितना तेज और डरावना नहीं रह गया है। दोस्तों, पॉज एक डिफेंसिव सोर्ड नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशनल लेंस है। ये बताती है कि यह लेंस हमारे स्वचालित सोच पैटर्न को तोड़ता है और इंटरप्रिटेशन यह दे देती है कि मन के साथ एक दूरी बनाना कोई कठोर क्रिया नहीं बल्कि एक दयालु प्रैक्टिस है जो हमें खुद के प्रति संवेदनशील बनाती है। पॉज की सीख हमें एक तरह का माइंड का नक्शा देती है। यह हमें समझने में मदद करती है कि हमारा विचार किस तरफ जा रहा है, वह सच में उसी दिशा में जा रहा है या बस हमारी घबराहट उसे धक्का दे रही है। जब हम रुककर ध्यान से देखते हैं तब महसूस होता है कि ज़्यादातर थॉट्स सच नहीं, बस डर के बनाए हुए छोटे छोटे झूठ होते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करते ही उनकी ताकत आधी रह जाती है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई दे जाए उससे हम डरने के बजाय समझना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह भी पता चलता है कि छोटी छोटी रोज़मर्रा की प्रैक्टिसेस, जैसे एक गहरी सांस, अपने मन को कहना रुको या उस थॉट को नाम देना, ये सब मिलकर हमें अपने माइंड का ओनर बनाती है। हम उसके पीछे भागने वाले नहीं रहते बल्कि उसे देखने वाले बन जाते हैं। आखिर में यही असली बात है, डिटैच टू रिलैक्स। कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिंपल आदत है, थोड़ा सा पीछे हटकर देखना। ये दूरी हमें ठंडा करती है, ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली करती है और हमें फिर से उन खूबसूरत छोटे छोटे पलों का एहसास कराती है जो हमारी सोच के शोर में दब जाते हैं। पॉज आपको वह क्लैरिटी देता है जिससे आपके फैसले बेहतर होते हैं और मन पहले से ज़्यादा शांत और हल्का महसूस करने लगता है। सेक्शन 3,
कैसे एक छोटा सा ख्याल धीरे धीरे दिमाग में तूफान बन जाता है। सोचिए, एक साधारण सा दिन है, आप अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक एक ख्याल आता है कि चलो अपने एक दोस्त को मैसेज कर देते हैं। बस एक हे क्या चल रहा है जैसे हल्के फुल्के शब्द। आप मैसेज भेजते हैं और फिर मोबाइल टेबल पर रख देते हैं। शुरुआत में आपको लगता है शायद वो बिजी होगा, कोई बात नहीं। लेकिन 5 मिनट बाद आप अनजाने में ही फोन उठाते हैं और स्क्रीन चेक करते हैं कि शायद उसने रिप्लाई कर दिया होगा। लेकिन नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसी क्षण एक छोटी सी चिंगारी जलती है, एक टाइनी थॉट। लेकिन यही छोटा सा थॉट आगे चलकर पूरा तूफान बन जाता है। मन धीरे से विस्पर करता है, शायद बिजी होगा। और इसी एक लाइन के नीचे जैसे दूसरी लाइन खुद ब खुद लिखी जाती है, या फिर क्या वो मुझसे नाराज है। आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग समझने के लिए बना ही नहीं है। दिमाग सिर्फ कल्पना करने के लिए बना है। और कल्पना जब नेगेटिव होती है तो वो धीरे धीरे एक कहानी में बदल जाती है, और उस कहानी का डायरेक्टर, राइटर और एडिटर तीनों आपका दिमाग बन जाता है। अब दिमाग तीसरी लेयर जोड़ता है। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया था, शायद उसे बुरा लगा होगा। आप पिछले महीने की बातचीत याद करने लगते हैं। पिछले साल का बर्थडे याद आता है जो आप शायद भूल गए थे। वो मीम भी याद आता है जो आपने भेजा था और सोचा था कि फनी होगा, पर हो सकता है शायद उसे अच्छा न लगा हो। आपका ब्रेन पीछे की हर छोटी से छोटी बात खोदकर निकालने लगता है, जैसे कोई अलग ही डिटेक्टिव बन गया हो। और कुछ ही मिनटों में आपका माइंड एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं शायद बेवजह कोशिश करता हूं, किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। देखा, सिर्फ एक अनरीड मैसेज से शुरू होकर माइंड सीधे आपकी पर्सनैलिटी तक पहुंच गया। यही किताब कहती है कि यह स्पाइरल फैक्चुअल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। हमारा दिमाग फैक्ट्स पर नहीं, फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है। आपका दोस्त बिजी था या नहीं, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन आपकी फीलिंग्स इसे एक कहानी में बदल देती हैं। और कहानी जितनी ड्रामेटिक होती है, दिमाग उतना ही स्ट्रांगली उसे सच मान लेता है। यही स्पाइरल की सबसे खतरनाक बात है। ये धीरे धीरे नहीं आता, ये चुपचाप आता है। जैसे पानी में उबलने से पहले बबल्स नहीं दिखते, लेकिन हीट अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है। स्पाइरल भी अंदर ही अंदर बढ़ता है, और अचानक एक सामान्य सी बात आपको इमोशनली कोलैप्स कर देती है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। आजकल सोशल मीडिया पर किसी फ्रेंड की स्टोरी पर आप रिएक्ट करें और वो आपको हार्ट ना भेजे, बस दिमाग की लाइटें एक एक करके बंद हो जाती हैं। आप सोचते हैं, ओह शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर अगला थॉट आता है, लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर तीसरा थॉट, क्या मैं बोरिंग हूं, क्या लोग मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते। और फिर आप 10 बार उसकी प्रोफाइल खोलकर देखते हैं कि क्या वो किसी और की स्टोरी पर रिएक्ट कर रहा है। मतलब एक छोटा सा डिजिटल इशारा और दिमाग उसे इमोशनल जजमेंट में बदल देता है। किताब कहती है कि स्पाइरल को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद से 4 सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बोल दें और दिमाग मैजिकली शांत हो जाए। इन सवालों को महसूस करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, जैसे आप किसी करीबी की समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हो। पहला सवाल है, क्या यह थॉट फैक्ट है या इमेजिनेशन। आप दोस्त का रिप्लाई ना आने को इमेजिनेशन की आग में पका पका कर एक इमोशनल स्टोरी में बदल देते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि रिप्लाई नहीं आया, बस बाकी सब इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन का प्रॉब्लम यह है कि यह हमेशा वर्स्ट केस सोचने में एक्सपर्ट होता है, कभी बेस्ट केस नहीं। दूसरा सवाल, क्या इसका कोई प्रूफ है। क्या आपके पास कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा सिग्नल जिससे यह साबित हो जाए कि आपका दोस्त नाराज है। ज्यादातर मामलों में जवाब होता है, नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी दिमाग प्रूफ ढूंढने की जगह कहानी लिखता रहता है, क्योंकि माइंड को सर्टेनिटी चाहिए, भले वो गलत हो, लेकिन उसे कुछ सॉलिड चाहिए। और जब रियलिटी सॉलिड नहीं देती तो इमेजिनेशन दे देती है। तीसरा सवाल, वर्स्ट केस इतना डेंजरस भी है क्या। हम ज्यादातर चीजों को मन में डिस्प्रोपोर्शनेट बना देते हैं, जैसे रिप्लाई ना आना मतलब दोस्ती खत्म, किसी का व्यस्त होना मतलब तुम्हारी वैल्यू कम, किसी का मूड खराब होना मतलब तुम्हारी गलती। लेकिन अगर सच में वर्स्ट केस हो भी जाए, जैसे दोस्त नाराज हो, तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या आपका जीवन रुक जाएगा। नहीं, लेकिन दिमाग को वर्स्ट केस एक इमोशनल सुनामी जैसा लगता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक छोटी वेव होती है।
चौथा सवाल, अगर आपका फ्रेंड ऐसा सोच रहा होता तो आप उसे क्या सलाह देते? ये सबसे पावरफुल सवाल है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को बाहर से देखते हैं आपकी जजमेंट साफ हो जाती है। आप अपने दोस्त से कहते, अरे यार वो बिजी होगा, तू बेकार टेंशन ले रहा है, कोई इतना छोटा मैटर हार्ट पर नहीं लेता। लेकिन यही बातें आप खुद से कहने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं और अपने लिए क्रूर। जब आप इन 4 सवालों को एक शांत मोमेंट में खुद से पूछते हैं तो माइंड की कहानी टूटने लगती है। आपका दिमाग खुद ही कन्फेस करता है कि उसने रिएक्शन ज़्यादा दिया था, सोच ज़्यादा ली थी और कंक्लूजन्स गलत निकाले थे। धीरे धीरे आपका इनर स्टॉर्म सेटल होने लगता है, जैसे किसी ने पानी के ग्लास को हिलाना बंद कर दिया हो और नीचे बैठी धूल साफ दिखाई देने लगी हो। वैसे ही थॉट्स शांत होने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का पर्पस थॉट को मारना नहीं है, बल्कि उसे उसका असली आकार दिखाना है। माइंड अक्सर छोटी बातों को बड़े मॉन्स्टर की तरह दिखाता है। ये 4 सवाल उस मॉन्स्टर की हवा निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हकीकत उतनी डरावनी नहीं थी जितनी आपने कल्पना की थी। और जब आप इस टेक्निक को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप स्पाइरल में गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं। आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अरे ये तो वही पुराना पैटर्न है, वही पुरानी कहानी जो मेरा दिमाग हर बार बनाता है। और रिकॉग्निशन ही पहला कदम है हीलिंग की तरफ। यही किताब का कोर मैसेज है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो नहीं होती जो बाहर हैं, वो होती हैं जो हमारे दिमाग में बिना प्रूफ, बिना लॉजिक और बिना पॉज के खुद ब खुद बन जाती हैं। सेक्शन 4, अपने माइंड को रीट्रेन करो। लेखक निक कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे हम चालू करके छोड़ दें और वो अपने आप परफेक्ट काम करे। दिमाग बिल्कुल शरीर की तरह एक मसल है, और मसल तभी मजबूत होता है जब उसे सही तरीके से एक्सरसाइज दी जाए, सही डायरेक्शन में पुश किया जाए और रोज छोटी छोटी आदतों से उसे ट्रेन किया जाए। जैसे जिम में आप एक ही दिन में 6 पैक नहीं बनाते, वैसे ही माइंड भी एक दिन में शांत, स्थिर और बैलेंस्ड नहीं बनता। माइंड को भी डेली छोटी आदतें चाहिए, छोटी जीतें चाहिए, और सबसे ज़रूरी एक नई सोच चाहिए जो हर बार खुद को पुराने नेगेटिव पैटर्न से बाहर खींच सके। निक कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमसे बड़ी कभी नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड उन्हें बड़ा बना देता है। लेकिन अगर माइंड को ट्रेनिंग मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो वही माइंड हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को ट्रेन करने पर वह इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। अब सवाल आता है, माइंड को ट्रेन कैसे करें? यही यहाँ असली खेल शुरू होता है। निक 3 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उसका असली मीनिंग, उसकी डेप्थ और उसका रियल लाइफ इफेक्ट महसूस कराऊंगा। मानसिक सफाई, मेंटल मिनिमलिज्म। सोचिए आपके कमरे में सैकड़ों बेकार चीजें फेंकी पड़ी हों, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने, खाली बॉक्सेस, वायर्स, पेपर्स, सब कुछ। कमरे में चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, और सबसे बड़ी बात, आराम नाम की कोई चीज नहीं। अब सोचो, अगर ऐसे ही भरे हुए कमरे में आप आराम करने की कोशिश करें तो कैसा लगेगा? दम घुटता है ना? अब निक कहते हैं, हमारा माइंड भी एक कमरा है, इसमें भी सालों से जमा हुआ क्लटर पड़ा है। पिछली इंसल्ट, पुराने रिग्रेट्स, बेकार कंपैरिजंस, दूसरों के जजमेंट, चाइल्डहुड डाउट्स, फ्यूचर फियर्स, इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स, एक पूरा गोडाउन भरा पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे भरे दिमाग में शांति मिलेगी। माइंड में शांति तभी आती है जब आप मेंटल सफाई करना शुरू करते हैं। कम सोचना मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर दो। कम सोचना मतलब बेकार की सोच को बाहर फेंको, ज़रूरी विचारों को रहने दो, और हर थॉट का वजन महसूस करने से पहले यह तय करो कि यह थॉट तुम्हें चाहिए भी या नहीं। आज के समय में लोग अपने मोबाइल की स्टोरेज तो साफ कर लेते हैं, ऐप्स डिलीट कर देते हैं, डुप्लीकेट फोटोज हटा देते हैं, पर अपने दिमाग की स्टोरेज को कभी साफ नहीं करते। माइंड को भी डिटॉक्स चाहिए, नहीं तो थॉट्स का कचरा आपको अंदर से सफोकेट करता है। निक कहते हैं, जब आप क्लटर हटाते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। जब आप अननेसेसरी सोचना छोड़ देते हैं तो ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं। जैसे कमरे में सारी बेकार चीज़ें हटाकर सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई तो उसकी रोशनी हर कोने को रोशन कर देती है। चिंता को कैद करना, द वरी विंडो टेक्निक। अब मान लीजिए आप ऐसे इंसान हैं जो हर छोटी बात पर चिंता करता है।
बारिश आए तो चिंता, दोस्त रिप्लाई ना दे तो चिंता, बॉस की टोन बदल जाए तो चिंता, न्यूज़ देख लो तो चिंता, फ़ोन की बैटरी लो हो जाए तो भी चिंता। दुनिया में जितनी वजहें हैं, दिमाग एक एक को उठाकर चिंता में बदल देता है। निक कहते हैं कि चिंता को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक टाइम टेबल देना। हाँ, बिल्कुल टाइम टेबल। जैसे बच्चों के स्कूल में पीरियड होते हैं, वैसे ही आपकी वरी का भी एक छोटा पीरियड होता है जो दिन में सिर्फ 10 मिनट का होता है। सोचो कितना फनी है। आप अपनी चिंता से बोल रहे हो, देख भाई तू आना चाहता है तो एक ही काम कर, 4 बजे आना, उससे पहले आया तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। दिमाग पहले हंसता है फिर मान जाता है। जब भी दिन में कोई नेगेटिव थॉट आए, आप उसे पकड़कर कहते हैं नॉट नाउ, बाद में मिलते हैं। धीरे धीरे दिमाग को पता चल जाता है कि यार अब इस इंसान पर पहले वाली टेक्निक काम नहीं करती, ये तो चिंता को भी टाइम स्लॉट दे रहा है। और जैसे ही वरी कन्फाइंड होती है, माइंड अपने आप रिलैक्स होने लगता है। दिमाग सीख जाता है कि कौन सा थॉट ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ इमोशनल रिएक्शन। ये टेक्निक सिंपल लगती है लेकिन इसका असर गहरा है। ये आपके दिमाग को कंट्रोल में लाती है। अब आप वरी के गुलाम नहीं रहेंगे, वरी आपके स्केड्यूल का पालन करेगी। शरीर को शांत करके माइंड को शांत करना, सेंसरी ग्राउंडिंग। अब आते हैं एंग्जाइटी पर। ये सबसे चालाक प्लेयर है। एंग्जाइटी बिना रीज़न के भी आ जाती है। जैसे अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। एंग्जाइटी का इलाज दिमाग में नहीं, शरीर में शुरू होता है। जब एंग्जाइटी आती है, दिमाग सिर्फ भविष्य में भागता है। सेंसरी ग्राउंडिंग आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है, यानी यहां, अभी, इसी जगह। निक बताते हैं कि ग्राउंडिंग का असली मतलब है अपने सेंसेस को एक्टिवेट करना ताकि माइंड रनअवे ना कर पाए। अब मान लीजिए आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आप खुद से कहते हैं ठीक है अभी हम ग्राउंडिंग करेंगे, और फिर आप अपने सेंसेस को एक एक करके एक्टिवेट करते हैं। आप कमरे में चारों ओर देखते हैं, आप 5 चीज़ें नोटिस करते हैं, खिड़की, दीवार का रंग, टेबल का शेप, फैन की मूवमेंट और एक छोटी सी पानी की बोतल। जैसे ही आपका माइंड इन्हें पहचानने में बिजी होता है, एंग्जाइटी का दिमाग वीक पड़ने लगता है। फिर आप 4 चीज़ें छूते हैं, कपड़ा, कुर्सी, अपनी उंगलियां और मेज़। टच एक पावरफुल रियलिटी रिमाइंडर है। इसके बाद आप 3 आवाज़ें सुनते हैं, घड़ी की टिक टिक, बाहर की हल्की हवा और कोई दूर चल रही बातचीत। माइंड फ्यूचर से वापस अब में लौटने लगता है। आप 2 चीज़ों की खुशबू पहचानते हैं, शायद कमरे की हल्की फ्रेग्रेंस, शायद अपनी किताब की पेज स्मेल। फिर एक टेस्ट पहचानते हैं, शायद पानी का, शायद चाय का, या शायद सिर्फ अपने मुंह का नॉर्मल टेस्ट। ये सब मिलकर आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं डेंजर नहीं है, तुम सेफ हो, तुम प्रेजेंट हो। ग्राउंडिंग टेक्निक माइंड की गाड़ी को अनकंट्रोल्ड स्पीड से खींचकर वापस स्टेबल रोड पर लाती है। एंग्जाइटी को जड़ से नहीं मिटाती, लेकिन उसे जिंदा जलने से ज़रूर बचाती है। निक कहते हैं कि माइंड को काल्म करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। माइंड मेडिटेशन से नहीं बदलता, माइंड रेपिटेशन से बदलता है। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जीतें और छोटे छोटे अवेयरनेस मोमेंट्स मिलकर माइंड को नया शेप देती है। जैसे आप जिम में जाते हैं और हर रैप आपके मसल्स को मजबूत करता है, वैसे ही हर बार माइंड को शांत करना, हर बार चिंता को पकड़ कर सही जगह रखना, हर बार ग्राउंडिंग करके खुद को प्रेजेंट में लाना, ये माइंड के लिए मेंटल एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप अपने थॉट्स के मालिक बन जाते हैं। माइंड आपकी स्टीयरिंग नहीं पकड़ता, आप माइंड की स्टीयरिंग पकड़ते हैं, और उसी दिन से आपका जीवन सिर्फ चलता नहीं, बदलना शुरू हो जाता है। सेक्शन नंबर 5, इमोशंस आर नॉट एनिमीज। इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं होते। लेखक निक ट्रेंटन अपनी किताब काल्म योर थॉट्स में कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग इमोशंस को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि डर, दुख, गुस्सा या एंग्जाइटी हमारे दुश्मन है। इसलिए जैसे ही कोई इमोशनल फीलिंग आती है, हम उसे दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, या ये ऐसा दिखाते हैं जैसे हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस कभी हमारे खिलाफ नहीं होते। वे हमारे अंदर हो रही किसी गहरी बात का इशारा होते हैं। वे दुश्मन नहीं, हमारे अंदर से आने वाले मैसेजेस हैं जो हमें समझना चाहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा रोता हुआ आपके पास आए, अगर आप उसे डांट कर कह दें चुप हो जा, अभी नहीं, तो वह और ज़ोर से रोएगा। लेकिन अगर आप उसे गोद में लेकर पूछें क्या हुआ बताओ, तो उसका रोना धीरे धीरे रुकने लगता है। इमोशंस भी बिल्कुल उसी बच्चे जैसे होते हैं।
आप जितना उन्हें दबाते हो वे उतना जोर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक जगह देते हो, सुनते हो, स्वीकार करते हो, वे शांत होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। इमोशन आते ही वे खुद को रोकने लगते हैं। दुख आया तो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, डर आया तो कहते हैं नहीं नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, एंग्जाइटी आई तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता ही नहीं है। लेकिन अंदर से माइंड चिल्ला रहा होता है मुझे दबाओ मत, मेरी बात सुनो। और जब हम इमोशंस को बार बार इग्नोर करते हैं तब वही इमोशंस बाद में तूफान बन जाते हैं। ये ऐसा है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी दबाकर पकड़ ली जाए, अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है और आखिरकार फट पड़ता है। निक कहते हैं एक्सेप्टेंस ही असली आज़ादी है। जब आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं हाँ मुझे एंग्जाइटी है, हाँ मैं डर रहा हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ, तो आपका मन लड़ना बंद कर देता है। इमोशंस को नाम देने से बॉडी रिलैक्स होने लगती है, माइंड हल्का महसूस करने लगता है। ये वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जला देना, जो दिख जाए वो डराता नहीं। मान लो रात में आपको बेचैनी हो रही है, दिल तेज चल रहा है, दिमाग भाग रहा है। अगर आप खुद से कहेंगे नहीं नहीं मुझे एंग्जाइटी नहीं है, तो एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप धीरे से कहें हाँ मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही है और ये ठीक है, तो बॉडी का टेंशन ढीला पड़ने लगता है। इमोशन को आने की इजाज़त देने से वह रुकने लगता है। इमोशंस पानी की तरह है, अगर पानी को रोक कर रखोगे तो बाढ़ आएगी, अगर उसे बहने दोगे तो वही पानी ज़मीन को हरा कर देगा। इसी तरह इमोशंस को रोकने से दर्द बढ़ता है और स्वीकार करने से दर्द कम होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उन्हें जगह दे रहे हैं और उन्हें हील होने दे रहे हैं। यही काल्म योर थॉट्स का सबसे सुंदर मैसेज है। इमोशंस आपके साथ हैं, आपके खिलाफ नहीं। उन्हें समझो, अपनाओ और धीरे धीरे उन्हें गुजरने दो। सेक्शन 6 में हम समझेंगे, हम कवर करेंगे स्ट्रेस को शांत करने का फ्रेमवर्क। स्ट्रेस को अक्सर हम गलत तरीके से देखते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेस कोई नेगेटिव ताकत है जो हमें तोड़ने आई है, जैसे कोई विलन जिसे हमसे दुश्मनी है। लेकिन निक ट्रेंटन बताते हैं कि स्ट्रेस असल में विलन नहीं, हमारी बॉडी का छोटा सा अलार्म है, एक सिग्नल, एक मैसेंजर जो हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। ये अलार्म डराने के लिए नहीं बजता, हमें बचाने के लिए बजता है। जब शरीर परेशान होता है वह कुछ सिग्नल्स भेजता है। दिल जल्दी धड़कने लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, कंधे सख्त हो जाते हैं, माथा भारी लगता है। ये सब बॉडी की भाषा है। एक तरह से वह हमें धीरे से कह रही होती है ज़रा रुक जाओ, थोड़ा संभल जाओ, अभी जो लोड तुम ले रहे हो वह मुझसे ज़्यादा है। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक कहानी है। इमेजिन करो कि आप बाइक चला रहे हो और पेट्रोल कम होने की वजह से डैशबोर्ड पर लाल लाइट चमकने लगती है। क्या इसका मतलब है कि बाइक आपको तंग कर रही है? नहीं, लाइट गुस्से में नहीं जली, वह मदद करने के लिए जली है ताकि आप रुक कर पेट्रोल भरवा लें और आगे सुरक्षित जा सकें। स्ट्रेस भी ठीक उसी लाल लाइट की तरह है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लाइट देखकर उसकी ऊपर टेप चिपका देते हैं, यानी स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब बाइक अचानक बंद हो जाती है हम कह उठते हैं ये मेरे साथी क्यों? निक कहते हैं स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं, आपका गार्ड है। वह आपको चेतावनी देता है कि आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपने पेस को थोड़ा धीमा करना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रेस को काल्म करने की सबसे आसान, सबसे असरदार टेक्निक पर, द 3 स्टेप ब्रीदिंग फ्रेमवर्क। ये टेक्निक इतनी सिंपल है कि पहली बार सुनकर लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन असली बात यह है कि सिंप्लिसिटी ही इसकी ताकत है। दिमाग पैनिक मोड में हो तब सबसे सिंपल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा काम करती हैं। पहला स्टेप, डीप बेली ब्रीदिंग। स्ट्रेस में लोग चेस्ट से तेज तेज सांस लेते हैं, जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि डेंजर है, खतरा है। लेकिन जब आप पेट तक गहरी सांस भरते हैं धीरे धीरे, पूरे कंट्रोल में, तो बॉडी तुरंत रिलैक्स मोड में आ जाती है। इमेजिन करो कि आपका पेट एक बलून की तरह है, धीरे से हवा भर रही है, फिर धीरे से निकल रही है। ये डीप ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को कहता है सब सुरक्षित है, पैनिक की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप, स्लो एक्सहेल। स्ट्रेस के समय हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लेकिन आराम तब मिलता है जब हम सांस धीरे और लंबी छोड़ते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे प्रेशर कुकर की सीटी खोल देना। जैसे ही भाप निकलती है अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। लंबी सांस छोड़ना बॉडी को बताता है मैं कंट्रोल में हूँ, सब ठीक है। तीसरा स्टेप, रिपीट।
एक बार सांस लेने से अचानक चमत्कार नहीं होता, लेकिन 3 से 4 साइकिल्स दोहराने पर बॉडी का पूरा सिस्टम शिफ्ट होने लगता है। पैनिक से पीस की तरफ, टेंशन से रिलीफ की तरफ। जैसे ठंडे पानी में हाथ डालते ही डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद आप कंफर्टेबली आदत डाल लेते हो। ब्रीदिंग भी ऐसा ही काम करती है। अब जस्ट इमेजिन कि सुबह ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाहर ट्रैफिक भरा पड़ा है, ऑटो नहीं मिल रहा, ऊपर से बॉस के मैसेजेस पिंग हो रहे हैं, दिमाग चिल्ला रहा है, आज तो सब खराब हो गया। इसी केओस के बीच आप रुकते हो, खड़े होकर 3 डीप ब्रेथ्स लेते हो, धीरे इनहेल, लंबा एक्सहेल और फिर रिपीट। अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ गई हो। ट्रैफिक वही है, डेडलाइंस वही हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ शांत हो गया है। अब स्ट्रेस आपको चला नहीं रहा, आप स्ट्रेस को संभाल रहे हो। निक कहते हैं, स्ट्रेस हर बार नहीं हटेगा, लेकिन ये ब्रीदिंग टेक्निक हर बार आपको स्टेबल कर देगी। ये टेक्निक एक तरह से आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जैसे गिरते वक्त पैर का नीचे जमीन मिल जाना, ब्रीदिंग आपको वही मानसिक जमीन देती है। सेक्शन 7, कंट्रोल की भूख छोड़ो। हम इंसानों की एक अजीब आदत होती है, हम हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर सिचुएशन को पहले से समझ लें, हर पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर लें और हर आउटकम को अपने हिसाब से मोल्ड कर लें, तो लाइफ हमारे मन के मुताबिक चलेगी। लेकिन निक बताते हैं कि यही सोच ओवरथिंकिंग की जड़ है। कंट्रोल की भूख जितनी बढ़ती है, दिमाग की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम फ्यूचर के ट्रैफिक सिग्नल खुद बदलना चाहते हों, लेकिन सिग्नल तो अपनी स्पीड से ही बदलता है, चाहे हम कितना भी चिल्लाएं। आपने किसी से मिलने का प्लान बनाया है, आप एक्साइटेड हैं, समय पर पहुंच गए हैं, चाय भी मंगवा ली है और आपका मन बार बार दरवाजे की तरफ उठ रहा है। 5 मिनट बीतते हैं, फिर 10, फिर 15, सामने वाला अभी तक नहीं आया और यहीं से दिमाग की कमेंट्री शुरू हो जाती है। ये क्या कर रहा है? मेरी इज्जत नहीं है क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या ये आएगा भी या मैं बेवकूफ़ बनकर ही बैठा रहूंगा? अब हुआ क्या? अभी सिर्फ लेट हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में वो 20 मिनट लेट होकर नहीं आता, वो 100 सवालों के साथ आता है। कुछ ही मिनटों में आपका माइंड इमेजिन करके एक पूरी इमोशनल वेब बना देता है। जैसे दिमाग एक म्यूजियम खोल देता है, जिसमें हर रूम में एक नया डर, एक नया डाउट या एक पुरानी इनसिक्योरिटी टंगी होती है। आपने लेट आने को रिस्पेक्ट नहीं में बदल दिया और सिंपल डिले को मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है में। असलियत, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, लेकिन दिमाग प्रूफ नहीं ढूंढता, कंक्लूजन ढूंढता है, वो भी सबसे ड्रामेटिक वाला। सच में कई बार हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं जो हमारी रीच में होती ही नहीं। दूसरा व्यक्ति कहाँ है, कैसे आ रहा है, किस ट्रैफिक में फंसा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मन ऐसे बिहेव करता है जैसे हम उसकी लाइफ के रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर बैठे हों। और फिर थक कौन जाता है? हम खुद। निक कहते हैं, लाइफ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर हर चीज़ उसी तरह होती जैसी हम प्लान करते हैं, तो एक्साइटमेंट, लर्निंग और सरप्राइज जैसी बातें ही खत्म हो जाती। इमेजिन करो, बारिश की ठंडी पहली बूंदें। आप प्लान नहीं करते, पर जब बारिश अचानक शुरू होती है तो एक फ्रेशनेस, एक नई लाइफ की खुशबू हवा में फैल जाती है। यही अनसर्टेनिटी है, डर भी देती है, जगह भी देती है और कभी कभी आपकी थकी हुई रूह को भी धो देती है। कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। कंट्रोल छोड़ना मतलब ये समझना कि आप हर चीज़ के मालिक नहीं हैं। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपका बिहेवियर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी कोशिश, लेकिन आउटकम वह हमेशा आपकी पकड़ में नहीं होता। और जो चीज़ आपकी नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता ले सकते हैं। आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा ज़रूर मोड़ सकते हैं। निक कहते हैं, जो कंट्रोल नहीं है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश माइंड को थका देती है। और ये बिल्कुल सच है। हम हर छोटी चीज़ को हाथ में कसकर पकड़ते रहते हैं। जवाब देर से आया, क्यों आया? लोग क्या सोचेंगे? रिजल्ट कैसा होगा? फ्यूचर सेफ है या नहीं? और इस प्रोसेस में हमारा दिमाग एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह तनाव में खड़ा रहता है। कंट्रोल छोड़ना माइंड के लिए वैसा ही है जैसे पूरे दिन तंग जूते पहनने के बाद उन्हें उतार देना। एक हल्कापन, एक राहत, एक सांस जो अंदर से निकलती है, अब ठीक है। और असली मैजिक तब होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही एक्सेप्टेंस स्ट्रेस की इंटेंसिटी आधी कर देता है, डर की आवाज़ धीमी कर देता है और माइंड को एक अनकही आज़ादी देता है कि अब उसे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। और ट्रस्ट मी, ऑडियंस ये महसूस करेगी।
कि कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, एक ऐसा स्टेप जो हर इंसान के दिमाग को शांत कर सकता है और उसे उस मेंटल बर्डन से मुक्त कर सकता है जो शायद वो सालों से ढो रहा हो। सेक्शन 8, स्टार्ट लिविंग। अब जीवन शुरू करो। किताब के अंतिम हिस्से में निक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी किताब का दिल है, एक ऐसी बात जो हर लिसनर को हिलाती है, जैसे कोई सोई हुई सच्चाई अचानक आवाज देकर कहती हो, अब उठो, अब जीना शुरू करो। निक बताते हैं कि जिंदगी तब बदलती है जब हम दिमाग में बनी कहानियों से बाहर निकलते हैं और असली दुनिया में पहला कदम रखते हैं। ओवर थिंकिंग हमें कमरे में बंद कर देता है, एक ऐसा कमरा जिसमें खिड़कियां हैं, दरवाज़ा भी है, रोशनी भी आती है, लेकिन हम खुद बाहर नहीं निकलते क्योंकि हमें लगता है कि बाहर अंधेरा है, बाहर लोग हैं, बाहर जजमेंट है, बाहर अननोन है। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो। लेकिन एक्शन उस दरवाजे को धीरे से खोल देता है और बाहर खड़ी असली लाइफ आपको हाथ देकर कहती है, चलो अब मेरी तरफ भी देखो। निक कहते हैं कि बड़ा परिवर्तन कभी बड़े कदमों से नहीं आता, बड़े कदमों का असर होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे, लगभग अदृश्य कदमों से होती है। ऐसे कदम जिन्हें आप ट्रिवियल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही अंदर की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू करते हैं। जैसे पहली बार किसी से अपनी बात ओपनली कहना, पहली बार किसी नए काम में हाथ डालना, पहली बार एक किताब उठाना, पहली बार कुछ सीखना जिसे दुनिया कहती है कि ये तेरे बस का नहीं है। इन छोटे रिस्क्स में ही असली ग्रोथ छुपी होती है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन में पैदा ही नहीं होती। कंफर्ट जोन में आदतें रहती हैं, ग्रोथ नहीं। अब एक रियल लाइफ मोमेंट सोचो, कभी आपने किसी से दिल की बात कहना चाहा हो पर डर के कारण कह ना पाए हो। आप रोज़ कहते रहे हो, अरे छोड़ो बाद में कहूँगा, और वो बाद में महीनों में बदल गया हो। लेकिन एक दिन, किसी रात, किसी शाम आप अचानक हिम्मत जुटाकर कहते हो, चलो आज कह देता हूँ, और बस उसी एक छोटे कदम से आपके अंदर क्लैरिटी का एक दरवाज़ा खुल जाता है। जो आप सालों से सोच रहे थे वो एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में बाहर आ जाता है। निक यही बताते हैं, जीवन बहुत बार छोटी कॉन्वर्सेशंस में बदलता है। बड़ी स्पीचेस ज़रूरी नहीं होती, छोटी बातों में ही असली फ्रीइंग होती है। फिर निक उस चीज़ की बात करते हैं जिसे हम आजकल सबसे ज़्यादा करते हैं, प्लानिंग विदाउट एक्टिंग। इमेजिन करो, आपने जिम जाने का प्लान बना लिया है, नए शूज़ भी देख लिए, यूट्यूब पर फुल डाइट प्लान भी देख लिया। आपने सोचा बस कल से शुरू, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। एक एक करके सैकड़ों कल निकल जाते हैं और माइंड अपने ही सर्कल में घूमता रहता है। मैं शुरू करूंगा, मैं शुरू करना चाहता हूं, मगर आज नहीं। फिर एक दिन अचानक, बिना किसी प्लान, बिना किसी परफेक्ट आउटफिट, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के आप बस उठते हो और जिम चले जाते हो। उसी दिन आप अपने माइंड की दीवारों में एक दरार डालते हो, एक ऐसी दरार जिसमें से रोशनी आने लगती है। निक कहते हैं, एक्शन ही वो चीज़ है जो माइंड के डर को पिघला देती है। एक्शन ही थॉट की पावर कम करता है। एक्शन ही इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है। और फिर निक का सबसे ताकतवर लाइन आता है, थॉट्स को काल्म करना उन्हें ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति को कम करना है। थॉट्स आएंगे क्योंकि दिमाग चल रहा है, फियर्स आएंगे क्योंकि आप इंसान हैं, अनसर्टेनिटी आएगी क्योंकि दुनिया डायनामिक है। लेकिन जब थॉट्स आपकी स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ते और आप अपने कदमों का डायरेक्शन खुद तय करते हैं, तभी जिंदगी बदलती है। जीवन तब बदलता है जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप जानते हैं कि आउटकम अनसर्टेन है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप इम्परफेक्ट स्टेप्स से अपनी परफेक्ट जर्नी लिखते हैं। निक कहते हैं कि आप अपने दिमाग के प्रिजनर नहीं हैं, आप उसके मास्टर हैं। और मास्टर वही बनता है जो पहला कदम उठाता है, चाहे छोटा हो, चाहे हिलता हुआ हो, चाहे डर से भीगा हुआ हो, पर होता एक्शन ही है। लाइफ आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आपके पहले कदम का इंतजार कर रही है। दोस्त, उम्मीद है कि इस वीडियो ने तुम्हें काल्म योर थॉट्स, किताब की सीखों से अपने कुछ सीख होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माइंड को प्यार देना और सबसे ज़रूरी, जीना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।